फ्रेंड्स, वेलकम टू केवे स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो कि मैंने अपने चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और इग्नू के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट कोड की बात करूँ तो सब्जेक्ट कोड है BES 128। सब्जेक्ट का नाम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। सो हम कर रहे हैं यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। एंड इसके मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। लिंक पर जाकर के आपके सामने जो भी वीडियोस आएगी वो सभी मैंने आप लोगों की करा दी है। आप समझ जाना, क्योंकि कई बार ये इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि नोटिफिकेशंस नहीं आती टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो आप प्लेलिस्ट का लिंक अगर मैं देती हूँ ना तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लिया करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट कह सकते हो। और 2 टॉपिक्स मैंने करा दी है। अभी हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन अ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। सो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए करते हैं क्लास स्टार्ट। सो प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट 2 था उसमें हमने डिस्कस किया था सोशल एक्सक्लूजन और सोशल इंक्लूजन के बारे में। तो इसी का विस्तृत रूप कह सकते हो कि वो वीडियो ना इस वीडियो का बेस है, ताकि आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सक्लूजन और सोशल इंक्लूजन होता क्या है, और तभी उसके बारे में आप समझोगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। फ्रॉम एक्सक्लूजन टू इंक्लूजन आ हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें बेसिकली आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि किस तरीके से इतिहास में जो एक्सक्लूड किए गए थे उनको इंसाफ मिला, वो इंक्लूजन की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर इस वाले कंसेप्ट में या इस टॉपिक में आप लोग 3 फेजेस के बारे में पढ़ोगे, जिसमें फर्स्ट जो फेज़ है वो है द एरा ऑफ एक्सक्लूजन। मतलब कि जब उनको स्वीकार नहीं किया गया था डिफरेंट कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स को। जैसे हमने पढ़ा सोशल एक्सक्लूजन में डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, चाहे वो पीपल विद डिसेबल, जो भी डिसेबिलिटीज़ के साथ है पीपल, वो हो गए, या फिर जो HIV से ग्रस्त है वो हो गए, या ड्रग यूज़र हो गए, या फिर गे हो गए, या लेस्बियन हो गए, या फिर आपका ट्रांसजेंडर वगैरह हो गए। तो वो सारे तबके के लोग जिन्होंने भी एक्सक्लूज़न को झेला है। तो द एरा ऑफ एक्सक्लूज़न, लोगों की क्या मानसिकता थी, कैसा क्या पर्सपेक्टिव था, तो ये सारी चीज़ जानेंगे इसके बारे में। एक्सटर्मिनेशन, नेगलेक्ट एंड डिनाइल, तो जो उन्होंने एरा ऑफ सेग्रीगेशन झेला, मतलब उनको अलग रखा गया, उनको पूरा फुल पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहे थे, हर एक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। राइट्स और जो भी मेन जो बेसिक एमिनिटीज़ है लाइफ की, असेंशियल नीड्स है जो वो भी नहीं उनकी पूरी हो रही थी। तो एरा ऑफ सेग्रीगेशन सेकेंड फेज़ हो जाएगी। फिर थर्ड जो है एरा ऑफ इंटीग्रेशन मूविंग टू इंक्लूजन, मतलब किस तरीके से जो एक्सक्लूजन से वो इंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, थर्ड फेज़ में ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 3 फेजेस है। और स्टार्ट करते हैं स्टेजेस ऑफ एक्सक्लूजन से। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो स्टेजेस ऑफ एक्सक्लूजन। मच वर्स देन एक्सक्लूजन, एनिहिलेशन वॉज द फेट ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ वर्ल्ड ओवर। यहाँ पर दिया हुआ है बेसिकली पर्सपेक्टिव ऑन एक्सक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज़ फ्रॉम अ यूजेनिसिस्ट लेंस। तो यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स एक स्टडी ऑफ और बिलीव्स इन द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटीज़ ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज और अ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये बताया गया है कि यूजेनिक्स जो होती है ना, वो स्टडी होती है, एक अध्ययन होता है जिसमें हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन स्पीसीज़ है, मानव की जो स्पीसीज़ है उनका या ह्यूमन पॉपुलेशन का क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है, स्पेशली बाय डिस्करेजिंग रिप्रोडक्शन बाय पर्सन्स हैविंग जेनेटिक डिफेक्ट्स और प्रिज्यूम्ड टू हैव इनहेरिटेबल अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स। तो यहाँ बताया गया है कि किस तरीके से स्पेशली ये जो क्वालिटीज़ हैं इनको इम्प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन को डिस्करेज करके। जो भी पर्सन जिसमें भी जेनेटिक डिफेक्ट है, जैसे आप मान सकते हो कि जो भी गे हो गए, या फिर लेस्बियन हो गए, या जितने भी आपने समूह पढ़े, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो गई, या फिर आपका जो भी आप HIV यूज़र्स, मतलब HIV इन्फेक्टेड पर्सन हो गए, या ड्रग यूज़र्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, ह्यूमन स्पीसीज़ को, ह्यूमन पॉपुलेशन को डिस्करेज करके, रिप्रोडक्शन को, प्रजनन की प्रक्रिया को नकार के या डिस्करेज करके।
ताकि जो अनडिज़ायरेबल ट्रेड्स है, जो हमें नहीं चाहिए, इस तरीके की अगर प्रवृत्तियाँ हैं तो उनको नकारा जा सके। इसको कहेंगे नेगेटिव यूजेनिक्स। और अगर हम रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है, प्रजनन की जो प्रक्रिया है, उसको एनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, ठीक है, कि हमें जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स है वो चाहिए, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव यूजेनिक्स। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव यूजेनिक्स आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक अध्ययन है, ये एक मान्यता है जिसके जरिए ह्यूमन स्पीसीज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, कहा कि टिल एज लेट 19th century eugenicists believed that just as weaker or inferior members of a species were not meant to survive in nature। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कंसेप्ट सुना होगा, उसी से रिलेटेड आप लोग इसको कर सकते हो। जैसे कहा कि इन्फीरियर मेंबर है अगर स्पीसीज में, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते नेचर में। 19th सेंचुरी तक यूजेनिक्सिस्ट में ये माना जाता था, ऐसा बिलीव किया जाता था। दे वर नॉट मेंट टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव ह्यूमन सोसाइटी। दे प्रोपोगेटेड द मिथ दैट देयर वाज एन इनएविटेबल जेनेटिक लिंक बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल impairment and crime and unemployment. In the notorious decision of 1927, the US Supreme Court upheld the legality of the forced sterilization of disabled people. Compulsory sterilization for people with disabilities became German law in 1933. More than 400,000 people with disabilities were forcibly sterilized. तो ये कहा गया कि जो इन्फीरियर मेंबर है स्पीसीज़ के, उनको वो सर्वाइव नहीं कर सकते नेचर में। इस तरीके की मान्यता कही कि या जो कॉम्पिटिटिव ह्यूमन सोसाइटी में है वो सर्वाइव नहीं कर सकते। इस वजह से इन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि जितने भी पर्सन विद डिसेबल्ड है, उन्होंने सोचा कि फिज़िकल जो हमारी इम्पेयरमेंट है वो हमारे मेंटल इम्पेयरमेंट से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है। इस तरीके का मिथ, इस तरीके का अपवाद कह सकते हो, या फिर झूठ जो मतलब सत्य पर बेस नहीं होता, इस तरीके का मिथ बनाया गया, प्रोपोगेट किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरीके का डिसीजन लिया कि जो भी डिसेबल्ड पीपल है ना, उनको स्टेरिलाइज्ड किया जाएगा, मतलब उनको नपुंसक किया जाएगा, वो आगे प्रजनन की प्रक्रिया नहीं कर सकते। या फिर कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन किया गया जर्मन लॉ 1933 में। या फिर यहाँ पर और भी आंकड़ा दिया हुआ है कि मोर देन 400,000 पीपल को जो डिसेबल्ड थे उनको ज़बरदस्ती स्टेरिलाइज्ड किया गया। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि किस तरीके से उन्होंने इतना, आप कह सकते हो कि कितना अत्याचार सहन किया है। नेक्स्ट बताया गया है स्टेज एक्सटर्मिनेशन। द इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड पीपल वर रेफर्ड टू बाय द एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो लोग जिनके मतलब इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड है, जो बौद्धिक रूप से इम्पेयर्ड है, असक्षम है कहीं ना कहीं, तो उनको किस किस नाम से उनको पुकारा जाता था। जड़ बुद्धि, कमज़ोर बुद्धि, फीमेल माइंडेड, या फिर जिसमें दिमाग नहीं होता, इस टाइप के। इनवैलिड, अवैध है, इम्बेसिल है, स्टूपिड है। 18th सेंचुरी तक ये समझा जाता था। तो यही चीज़ मैं अभी आप लोगों को शुरू में बता रही थी कि अभी आप लोग देख रहे हो कि इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, बच्चों को साथ में पढ़ाया जाता है, एडमिशन दिए जाते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक भी इतना बुरा हाल था कि अगर किसी को कोई बच्चा डिसेबल्ड है तो उनको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था। तो ये चीज़ बहुत हुई है, बहुत फेस करना पड़ा है डिसेबल्ड पीपल को अगर हिस्ट्री देखें तो। द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्मिनेशन ऑफ द डिसेबल्ड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, किस तरीके से इनको बाहर रखा गया थ्रू किलिंग, मारने से, म्यूटिलेटिंग, बर्निंग, exiling, abandoning and making them vanish from the scene somehow or other were practices in vogue throughout the globe in almost all the ancient civilization of the world। तो ये प्रक्रियाएं की गई कि इनको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम, मतलब जो नॉर्मल पीपल है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, उनके साथ ना समझा जाए, उनको कुछ अलग समझा जाए कि ये जो पीपल है ये जड़ बुद्धि है, ये समाज में रहने लायक नहीं है, इस तरीके की बात, ये मूर्ख है। जो भी इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड पीपल थे, मतलब आप समझ सकते हो कि अक्रॉस द ग्लोब, पूरे विश्व में ही अत्याचार एक तरीके से देखने को मिले हैं अलग अलग सभ्यताओं में, सिविलाइजेशंस में। जब हम पढ़ रहे हैं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने और जर्मन लॉ ऐसा बना कि फोर्सिबली स्टेरिलाइज्ड किया गया, तो आप समझ सकते हो कि इंडिया तो बिल्कुल ही अभी भी स्टिल इट इज़ डेवलपिंग।
दे आर डेवलप्ड नेशंस एंड इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। तो आप समझ सकते हो कि कितना अत्याचार इन लोगों को सहन करना पड़ा है। यहाँ आ जाता है अब एरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज सब्जेक्ट्स ऑफ अम्यूजमेंट। व्हाट फॉलोड वाज द एरा ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिसेबल्ड पीपल एज सब्जेक्ट्स ऑफ अम्यूजमेंट, कि अगर कोई इनको स्वीकृति दे रहा था, स्वीकृति देने की सोच भी रहा था, तो इसको एक अचंभा माना जा रहा था या फिर एक शौक सरप्राइज समझा जा रहा था। डिसेबल्ड चिल्ड्रन हु सर्वाइव द वायलेंस ड्यू टू रीजंस लाइक अनडिटेक्टेड कंडीशंस, पोस्ट नेटल डिफॉर्मिटीज और ड्यू टू ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स ऑफ अ फ्यू began to accept it as not human beings but as subject of amusement and entertainment and means of serving one or the other ulterior motive of the people in authority। तो यहाँ बात बताई जा रही है कि किस तरीके से अगर ये समझा जाए कि इनको स्वीकार करना चाहिए, तो उस स्थिति में जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन, चाहे वो बाय बर्थ रहे हो, चाहे वो अनडिटेक्टेड कंडीशन हो उनकी, उनको नहीं डिटेक्ट किया गया या प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, या पोस्ट नेटल डिफॉर्मिटी मतलब जन्म के बाद जो कुछ होती है डिफॉर्मिटी जो बाय बर्थ होती है बच्चों में, कुछ होती है कि जो जन्म के बाद होती है, ठीक है। तो पोस्ट नेटल डिफॉर्मिटी हो गई, तो इन सब को जो ह्यूमन और ड्यू टू ह्यूमनिस्टिक कंसर्न ऑफ अ फ्यू बिगेन टू बी एक्सेप्टेड एज नॉट ह्यूमन बींग्स। इनको कहा गया कि दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स और इनको एक मजाक समझा गया, एंटरटेनमेंट का पात्र समझा गया। मीन्स ऑफ सर्विंग वन मतलब ये सर्व करेंगे दूसरों को, इनको इक्वल स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बात अथॉरिटी में हुई। ये चीज़ समझ सकते हो कि इनका जो अल्टीरियर मोटिव ऑफ पीपल इन अथॉरिटी ऐसा था। नेक्स्ट आ जाता है एरा ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोहिबिशन। एरा ऑफ लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोहिबिशन में देख सकते हो कि द राइज ऑफ चर्च एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन द मिडिवल पीरियड लेड टू अ न्यू पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेबल्ड पीपल। कि जब चर्च स्थापित हुए, जैसे चर्च की मात्रा बढ़ी एज अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मिडिवल पीरियड में, मध्यकालीन दौर में, तो क्या हुआ कि जो डिसेबल्ड पीपल थे उनकी भी हिस्ट्री में कुछ न्यू चेंजेस आए, नया दौर शुरू हुआ। Disability was given a label of legal uncleanliness, thus disqualifying disabled people from active participation in social activity। तो disability कहा कि disability को भी ये समझा गया कि ये जो है इनको हम एक्टिव पार्टिसिपेशन, सोसाइटी में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करने दिया जाएगा, उससे रोक लगाई जाएगी। सोसाइटी की जितनी भी एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ हैं उनमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट या फिर भूमिका या भागीदारी नहीं ले सकते। एरा ऑफ सिंपैथी एंड अजाइलम, यहाँ पर ना अलग अलग दौर सारे दिए हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है एरा ऑफ सिंपैथी एंड अजाइलम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। सेकंड फेज ऑफ क्रिश्चियन एरा, अब यहाँ पर है क्रिश्चियन एरा की दूसरा दौर या दूसरा चरण। सॉ द बिगिनिंग ऑफ अटेम्प्ट्स टू स्टॉप द अब्यूज़ ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो यहाँ बताया गया कि क्रिश्चियन एरा ने स्टार्ट किया कि किस तरीके से अब सोचा गया कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं इनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अब्यूज़ हो रही है, इनको जो अलग थलग किया जा रहा है, एलिनेट किया जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वर रिगार्डेड एज दोज पुअर सोल्स हु आर डिनाइड अपॉर्चुनिटी टू लीड अ नॉर्मल लाइफ बिकॉज ऑफ अनोयंस of the Almighty for committing sins. They were the subjects of sympathy rather than of suspicion or amusement. अब धीरे धीरे पहले इनको अचंभा समझा जाता था, पहले इनको मतलब एंटरटेनमेंट के लिए समझा जाता था या फिर ये दूसरों को सर्व करे इस तरीके से समझा जाता था, ठीक है। धीरे धीरे जो दौर में चेंज आया उसमें क्या हुआ कि सहानुभूति वाला दौर शुरू हो गया कि हाय बेचारा, इसने ज़रूर पिछले जन्म में कुछ पाप किए हो गए, इस वजह से इसको ऐसे बीमारी या फिर इसके अपंग है या ये चीज़ नहीं है या ये स्पेशल चाइल्ड है, इस तरीके की सोच पैदा हुई। अब मजाक नहीं, अब क्या हुआ कि सिंपैथी की तरफ, सहानुभूति की तरफ बढ़ने लगे। तो ये चीज़ इसमें दी हुई है, इस तरीके की बातें कि इन्होंने जरूर पाप किए होंगे, इस वजह से सिंपैथी की नज़र से देखा गया। Influenced by the wave of sympathy and charity efforts to protect disabled people and establishment of institutions for their welfare and rehabilitation was seen in Europe। तो इसका बदलाव ये हुआ, एक नया दौर ये शुरू हुआ कि यूरोप में रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके वेलफेयर के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस ओपन हुए। अलॉन्ग विद दिस डेवलपमेंट अ वाइड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द मेंटल हॉस्पिटल्स, जिसको ल्यूनेटिक हॉस्पिटल और सेंटर कहते हैं, for providing asylums to people with other categories of disabilities were seen mushrooming throughout the globe। तो ये जो lunatic हॉस्पिटल्स है या सेंटर्स है जिसमें अजाइलम मतलब जहाँ पर मेंटली डिसेबल्ड पीपल है, अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड पीपल है, उनको रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, तो वो अक्रॉस द ग्लोब
खुलने स्टार्ट हुए तो ये दौर शुरू हुआ और सोच में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता जा रहा है। आप देख रहे हो कि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हम लोग क्या देख रहे हैं, चेंजेस देख रहे हैं, ठीक है। उस चेंजेस को नोट डाउन करो अपने दिमाग में ताकि कल पेपर में कुछ अच्छा लिख करके आ सको। नेक्स्ट आ जाता है एरा ऑफ आइसोलेशन एंड स्पेशल स्कूल्स, आइसोलेशन और स्पेशल स्कूल का दौर। नेक्स्ट आ जाता है, कहा कि भाई द रेनेसेंस मूवमेंट डेट सेट ऑफ इन द 16th सेंचुरी एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वेस्ट इन द 17th सेंचुरी वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड ऑफ डिसेबल्ड पीपल। जो रेनेसेंस मूवमेंट हुई 16वीं शताब्दी में, सेंचुरी में, और जो पूरे वेस्ट में फैली 17वीं सेंचुरी तक, तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई डिसेबल्ड पीपल के लिए। कंट्रेरी टू इनह्यूमन अप्रोच एडॉप्टेड इन द पास्ट, देयर वाज अ फेथ एस्टैब्लिश्ड इन द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिसेबल्ड पीपल। तो अब ये माना गया कि इनको एक जो बिल्कुल सिंपैथी की तरह देखा जा रहा था, लेकिन ये नहीं समझा जा रहा था कि इनके अंदर भी कुछ क्षमताएं हैं, ये भी अपना कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जो बिल्कुल डिपेंड है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें भी कैटेगरीज होती है, कोई लेस सीवियर केस है, कोई ज़्यादा सीवियर केस है, तो वो डिपेंड करता है। तो यही चीज़ समझी जाने लगी और इनकी कैपेसिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिसेबल्ड पीपल पर भी फेथ करना शुरू हुआ। Spirit of Renaissance sparked off efforts in the direction of special education for disabled population। और ये जो स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस थी, जो रेनेसेंस मूवमेंट थी, उसका फल ये मिला कि ये समझा गया कि स्पेशल एजुकेशन इनको जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उसको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये चीज़ 2012 में मंगल में ये तो कंटेंट है, खैर, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर बताया हुआ कि एज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनेसेंस एंड एनलाइटमेंट मूवमेंट, डिसेबल पर्सन स्टार्टेड गेटिंग रिकग्नाइज्ड विद पोटेंशियल टू लर्न एंड अचीव। धीरे धीरे ये चेंजेस आता गया कि जो डिसेबल पीपल है ना, उनको भी ये समझा जाने लगा कि हाँ, इनके अंदर भी पोटेंशियल है, कि ये भी सीख सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। कॉन्सिक्वेंटली मेजर एफर्ट्स वर एविडेंट टू एस्टैब्लिश स्पेशल स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन। तो ये चीज़ बदलाव आए, स्पेशल स्कूल्स खुलने शुरू हुए विद डिसेबिलिटीज़ सेग्रीगेटिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सेटिंग्स। अब हुआ ये कि स्पेशल स्कूल खुले, इनकी जो क्षमताएं हैं इन पर भरोसा किया जाने लगा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि इनको जो नॉर्मल स्कूल वाले बच्चे हैं ना, मतलब जो नॉर्मली जो स्कूल्स में बच्चे जा रहे थे, उनसे अलग रखा गया, क्योंकि इनके जो है स्पेशल स्कूल्स खोले गए। तो कहीं ना कहीं वो जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन वाली चीज़ थी वो नहीं थी, वो बाद में लास्ट में आई है वो चीज़। इट इज़ पर्टिनेंट टू मैंशन हेयर दैट ओनली डेफ, ब्लाइंड एंड मेंटली इम्पेयर्ड कॉट द अटेंशन ऑफ द सोसाइटी टिल मच लेटर आफ्टर दिस पीरियड। तो कहा गया कि सिर्फ जो डेफ मतलब जो सुन नहीं सकते, ब्लाइंड जो मतलब जो देख नहीं सकते, और जो मेंटली इम्पेयर्ड है, मानसिक रूप से जो पिछड़े हैं या इम्पेयर्ड है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि यही कुछ किस्म की डिसेबिलिटीज़ होती है। जो भी बाद में आप लोगों ने जो भी जुड़ती चली गई आगे चल कर के, वो चीज़ बाद में हुई, लेकिन यहाँ तक मतलब 17th सेंचुरी तक, इवन 17th सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक यही सोचा जाता था कि इन्हीं टाइप की जो डिसेबिलिटी है इन्हीं के ऊपर फोकस रहता था। आ जाते हैं आगे, कहा कि एरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटिंग, स्पेशल क्लासेस इन रेगुलर स्कूल्स। कहा कि विद द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी एजुकेशन अरेना फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन विटनेस अ टर्निंग पॉइंट। 20वीं शताब्दी के बाद से एक और टर्निंग पॉइंट इनकी लाइफ में आया जो डिसेबल्ड पीपल थे। क्या हुआ कि मूविंग फ्रॉम द आइसोलेटेड सेटिंग ऑफ स्पेशल स्कूल्स टू द सेग्रीगेटेड सेटिंग्स ऑफ स्पेशल क्लासेस विद इन द रेगुलर स्कूल्स। इनको जो स्पेशल स्कूल्स में जो आइसोलेट रखा जाता था, उससे उनको रेगुलर स्कूल्स में जो स्पेशल क्लासेस देनी स्टार्ट की गई। तो ये एक इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, एक न्यू वेव ऑफ ह्यूमनिज्म डेवलप हुई, coupled with the burning cries for equity of educational opportunities for all children irrespective of their disabilities in the state run schools। तो ये आवाज़ें उठनी शुरू हुई कि जो डिसेबल पीपल हैं उनको भी इक्वल हक है, उनका भी समान रूप से उनको भी एजुकेशन के अवसर प्रदान करने चाहिए, इनको भी रेगुलर स्कूल में पढ़ाना चाहिए विद सम स्पेशल क्लासेस। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके का गर्मो गर्म माहौल शुरू हुआ, दौर शुरू हुआ। By the second half of 20th century, the momentum for integration, although the philosophy and modalities of which were not clearly spelled out, grew in all strength and vigor in developed countries with very little critical analysis of it।
तो यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ चलनी शुरू हो गई, ये दौर आना शुरू हो गया। आगे देख लेते हैं, कहा कि अर्ली फेज ऑफ दिस हिस्टोरिकल माइलस्टोन सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस इन मेन स्ट्रीम स्कूल परसीव्ड एज इंटीग्रेशन। जो आप लोग इंटीग्रेशन और इंक्लूसिव पढ़ते हो ना, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन की चीज़ें। यहाँ पर था इंटीग्रेशन का दौर, इंक्लूसिव का जो दौर है वो बहुत आखिर में, मतलब काफ़ी बाद में आया है। While recommending that special schools become resource centers for other schools in their neighborhood areas, slowly the percentage of children in special schools diminished, and by the mid-century, a considerable shrinking of state support to special schools led to the closure of many special schools. लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी काम हो जिसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता, अगर हमें कुछ क्रांतिकारी चीज़ करनी है, क्रांति लानी है, तो उसमें तो बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं। तो इस तरीके की मुसीबतें भी यहाँ झेलनी पड़ी कि सपोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी या गवर्नमेंट का जो सपोर्ट था वो नहीं मिला इतना, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती चली गई, जो मतलब एजुकेशन जो चाहते थे। और साथ ही में बहुत सारे एज अ रिज़ल्ट, अगर बच्चे ही नहीं आएंगे, जिनके लिए स्कूल खोला गया है वही नहीं होगा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली स्कूल बंद करने पड़ेंगे। तो यही नौबत आई कि बहुत सारे स्कूल्स, स्पेशल स्कूल्स जो है वो बंद किए गए। दिस वॉज द सिनेरियो इन द वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली इन यूएस। और ये जो चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ये इतनी डेवलप्ड कंट्रीज़ के देख रहे हो, मतलब वहाँ पर किस तरीके से कितनी सारी वहाँ भी डिसेबल्ड पॉपुलेशन को इतनी सारी चीज़ें सहन करनी पड़ी है, इतने सारे अत्याचार सहन करने पड़े हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए। तो यही चीज़ है, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो एरा ऑफ सेग्रीगेटेड सेटिंग्स है, स्पेशल क्लासेस इन रेगुलर स्कूल्स है, वो दौर। फिर नेक्स्ट आ जाता है एरा ऑफ इंटीग्रेशन। एरा ऑफ इंटीग्रेशन में क्या हुआ, इंटीग्रेशन, the era of integration, that is educating all students with or without disability in the regular schools, represents the modern era। अब यहाँ पर मॉडर्न एरा आ गया है अब आपका कि जो, लेकिन अभी भी यहाँ तक इंटीग्रेटेड अप्रोच ही फॉलो हो रही है, इंक्लूसिव नहीं हो रही है। यहाँ कहा गया कि सभी स्कूल, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉर्मल है, वो साथ ही में पढ़ेंगे, रेगुलर स्कूल्स में पढ़ेंगे। तो ये था मॉडर्न एरा एंड द लेटेस्ट ग्लोबल फिलॉसफी इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। After mid-20th century, that this new wave of change that spreads across the developed countries brought in the landmark change in the policy of education of children with disability। तो ये जो जब लहर आई, ये जो नई क्रांति आई, क्रांतिकारी सोच आई, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि जो एजुकेशन की नीति है, पॉलिसी है, उसमें भी बहुत बड़ा चेंज किया गया कि डिसेबल्ड पीपल की भी, डिसेबल्ड बच्चों की भी पढ़ाई होनी चाहिए, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई गई, पॉलिसी में जोड़ी गई। अपहोल्डिंग द राइट ऑफ द ईच चाइल्ड एंड प्रोवाइडिंग इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन वाज द फिलॉसफी दैट लेड टू दिस न्यू वेव ऑफ चेंज। तो यही चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से हर एक बच्चे का ये हक है और हर बच्चे को समान अवसर प्रदान करने चाहिए, चाहे वो किसी भी बेस्ड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉर्मल है, ठीक है। और यही एक न्यू वेव ऑफ चेंज जो है, न्यू वेव ऑफ चेंज आई। दिस फेज started off with integration, making a limited number of additional arrangement for individual children with disability in schools, which changed very little overall। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ। थोड़ा सा बदलाव का मतलब क्या है कि मतलब डिसेबल्ड बच्चे भी पढ़ रहे हैं और नॉर्मल भी पढ़ रहे हैं और रेगुलर स्कूल्स में साथ में पढ़ रहे हैं। तो जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरत होती है एड्स एंड अप्लायंसेस की, समझ सकते हो आप भी, या फिर उनको कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो उसकी तरफ भी थोड़ा सा हेल्प हुई, सपोर्ट मिला, ये भी धीरे धीरे सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लेटिंग दीज स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन टू बी देयर रादर देन बीइंग कन्विंस्ड अबाउट द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन एंड अडेप्टिंग टू देयर नीड्स। दिस स्टेज स्लोली इवॉल्व इनटू दैट ऑफ इंक्लूजन। यही जो स्टेज है आगे चल करके इंक्लूजन की तरफ आई और इंक्लूसिव स्टार्टेड अटेम्प्टिंग टू ब्रिंग इन रेडिकल चेंजेस टू एम्ब्रेस ऑल चिल्ड्रन।
अब यहाँ पर आ जाता है इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। तो बताया गया है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग पीपल्स फॉर प्लेसमेंट इन रेगुलर स्कूल्स। इंटीग्रेशन में हमने क्या देखा कि जो बच्चे हैं, चाहे वो डिसेबल्ड है चाहे वो नॉर्मल है, वो रेगुलर स्कूल्स में ही साथ में ही पढ़ेंगे। इट इम्प्लाइज रेडीनेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ सोसाइटी और स्कूल फॉर अ चेंज फ्रॉम स्पेशल टू रेगुलर स्कूल्स। स्पेशल किचेंगे रेगुलर स्कूल्स में ही, ये नहीं है कि सिर्फ वीक में एक क्लास लग रही है या कुछ महीने में सिर्फ एक हफ्ता बच्चा स्कूल जा रहा है, रेगुलर क्लास जैसा कुछ नहीं है। तो रेगुलर स्कूल रखा गया, तो ये रेगुलर स्कूल में उनकी पढ़ाई होगी जैसे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, तो डेली उनका भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट हुई। यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में भी चेंजेस आए विद रिस्पेक्ट टू डिसेबल्ड पीपल। Students are expected to adapt to school ethos and other facilities with no assumption that the school will change to accommodate a greater diversity of students than before the scenario of integration. Integration is all about making the regular school suitable for children with disabilities by transplanting the best special school practices, teachers or equipments into regular settings even without analyzing the needs of the children with special needs including disabilities to ensure if these are necessary or not. तो यही चीज़ बताई गई कि किस तरीके से इंटीग्रेशन में क्या हुआ कि रेगुलर स्कूल्स में या जो विविधता हुई, मतलब विविधता कैसे, जो डिसेबल्ड है और जो नॉर्मल है वो साथ में पढ़ेंगे, तो विविधता तो यहाँ भी हुई, यूनिफॉर्मिटी नहीं हुई ना, इससे चेंज हुआ ग्रुप में, तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्सिटी कहेंगे ना। तो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना शुरू किया रेगुलर स्कूल्स ने, कुछ थोड़ा चेंजेस भी बनाए गए, मतलब स्कूल प्रैक्टिसेस में स्पेशल स्कूल प्रैक्टिसेस शुरू की गई, टीचर्स और इक्विपमेंट्स रेगुलर सेटिंग में लाए गए। ये एनालाइज नहीं किया जाता था कि बच्चे की नीड क्या है, स्पेशल नीड वाले बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कुछ बदलाव ज़रूर होने शुरू हुए। जब बात आ जाती है इंक्लूज़न की, तो इंक्लूजन इम्प्लाइज अ रेडिकल रिफॉर्म ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ कन्विक्शन एंड फिलॉसफी फॉलोड विद करिकुलम। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा इंक्लूजन का ना, सी पकड़ लेना, सी मतलब ये चाइल्ड को केंद्र में रखेगा, चाहे वो आपका डिसेबल्ड है या नॉर्मल है, कि जो करिकुलम होगा, पहला ऐसा नहीं था, इंटीग्रेशन में ये चीज़ नहीं थी, इंक्लूजन में ये चीज़ आई कि जो करिकुलम होगा, जो असेसमेंट होगा, जो पेडागोगी होगी, जो आपका ग्रुपिंग ऑफ पीपल हो गए, स्कूल एनवायरनमेंट, एथोस, ये सब बच्चों के अकॉर्डिंग होगा। इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यू सिस्टम डेट वेलकम्स, रिस्पेक्ट्स एंड सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी को, विविधता को ये सेलिब्रेट करेंगे, मतलब कि साथ में पढ़ेंगे और इनके लिए ज़रूरत जो है उस चीज़ को भी कोशिश करेंगे कि उनको मीट करें। arising from gender, nationality, race, language of origin, social background, religion, class and caste, level of educational achievement, disability, etc. अब यहाँ पर बताया गया है कि inclusion cannot be truncated from exclusion. Inclusion can be defined in terms of two linked processes. दो linked processes आ जाते हैं inclusion में. It is the process of increasing participation of the learners, कि learners की भागीदारी बढ़े, learners का participation बढ़े, और दूसरा process क्या, reducing their exclusion from the curricula, कल्चर्स, कम्युनिटीज़ ऑफ नेबरहुड, मेन स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग। तो ये दो प्रोसेसेस बेसिकली इंक्लूजन में फॉलो होते हैं। पहला ये कि हर एक लर्नर की पार्टिसिपेशन हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, और दूसरा ये कि जो उनको अलग थलग समझा जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, वो चीज़ कम से कम की जाए। करिकुला, कल्चर, कम्युनिटीज़, नेबरहुड, इन सबको मेन स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग समझा जाए। तो ये है बेसिकली आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। बाकी इसमें ना थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वगैरह दिए हुए हैं, अगर आप चाहो तो इसको रीड कर सकते हो, लेकिन मेन जो आपके 3 फेजेस थे ना, वो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिए हैं। अगर आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपने एक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।